नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज एक और पॉडकास्ट लेकर के आया हूं। क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भूल जाता हूं यार। तो आज हमारे साथ में हमारे पुराने स्टूडेंट हैं अक्षत, और ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बैच से थे। जिस बैच में आए थे वहाँ पे 16 स्टूडेंट थे जो स्पॉन्सरशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, और मज़े की बात ये थी कि इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेट ईस्टर्न के रिटर्न के लिए प्लेस हो चुके थे, रिटर्न क्लियर कर चुके थे, मेडिकल करवा चुके थे, इंटरव्यू भी क्लियर था, सब कुछ क्लियर था। लेकिन इनमें से कोई भी ग्रेट ईस्टर्न नहीं गया। ये सब अलग अलग जगह पर फैल गए, कोई एंग्लो ईस्टर्न में गया तो कोई फ्लीट मैनेजमेंट में गया। तो अक्षत भी उन्हीं में से एक है, और ये फिलहाल फ्लीट मैनेजमेंट से अपना डीएनएस कंप्लीट कर चुके हैं और अपने शिप पे जाने का इंतजार कर रहे हैं, और हमारे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को गाइड भी कर रहे हैं अपने जो वेटिंग पीरियड है। सो अक्षत, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। सो नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षत, मेरा नाम अक्षत शर्मा है। मैं अभी के लिए फ्लीट मैनेजमेंट से स्पॉन्सर्ड हूँ और मैं डीएनएस कंप्लीट करके अभी करंटली अपने वेटिंग पीरियड में, मतलब शिप के लिए वेट कर रहा हूँ, नेक्स्ट शिप के लिए। अक्षत, पहले तो ये बताओ कि कौन से कॉलेज से, मतलब फ्लीट ने तुम्हें कौन से कॉलेज में भेजा? सर वैसे तो मैं सिलेक्ट IMI नोएडा में हुआ था, लेकिन फिर मैं वेटिंग लिस्ट में था। तो फिर उसके बाद मुझे पहले फिर मेरा चांसेस था कि मैं TS में जा सकता हूँ, मतलब TS रहमान के चांसेस थे, लेकिन लास्टली फिर मुझे सर एमेट मिला। एमेट जो चेन्नई में है? यस सर। तो एमेट का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एमेट, दो कॉलेज हैं एमेट के, मुझे थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है। सर एमेट के दो कॉलेज हैं। एमेट का एक पेरेंट कॉलेज है, वो एमेट यूनिवर्सिटी है, और उसका एक और नया कैंपस है जिसमें से स्पॉन्सर्ड कैडेट्स जाते हैं। तो वो है एमेट IST, एमेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये जो एमेट IST है, इसमें कौन कौन सी कंपनी से स्पॉन्सर्ड कैडेट्स हैं जो जाते हैं? सर एमेट IST मेजरली तो मर्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, तो उसमें सारे मर्स से जितने भी BSc और BTech के प्लेस कैडेट्स हैं वो सब होते हैं, और बाकी DNS, फ्लीट और V-शिप्स। दोनों की फैसिलिटीज में क्या डिफरेंस है वहाँ पे अगर देखा जाए तो? सर वैसे तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया कभी एमेट यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़, बट विजिट किया था, तो कंपैरेटिवली IST की फैसिलिटीज़ फार बेटर हैं, क्योंकि सर नया कैंपस है और वो काफ़ी स्पेशियस है एज कम्पेयर्ड एमेट यूनिवर्सिटी। ओके ओके ओके। तो तुम्हारी कैसी मेमोरीज कैसी रही कॉलेज की? जैसे सबकी अपनी अपनी मेमोरीज होती है ना। एक साल में तुम्हारा तो घर एक साल में ही कंप्लीट हो जाता है, तो एक साल में भी कुछ ना कुछ तो मेमोरीज बनी होंगी ना वहाँ पे? यस सर, मेमोरीज तो बहुत बनी है। जैसी लाइफ एक्सपेक्ट की थी वैसी तो नहीं थी, मतलब वही एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी पता। यस सर, मतलब जैसा एक्सपेक्ट किया था कि वहाँ पे जाएंगे, ऐसे फोन वगैरह खरीदा था कि वीडियो शूट करेंगे, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बनाएंगे, लेकिन सर DNS जो कोर्स होता है वो थोड़ा मतलब कट शॉर्ट किया हुआ है। BSc को कंबाइंड, मतलब कंप्रेस किया हुआ है कह सकते हैं। BSc को कंप्रेस करके इट्स मतलब कि 3 साल का आपको 1 साल में सिलेबस पूरा कवर करना है। तो स्टार्टिंग फेज में तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो ऐसा था कि फिर भी कवर हो गया था मेजरली, पर फिर सर जैसे जैसे सेकंड सेमेस्टर में आए तो उसमें और नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो गए, तो वो सब कवर अप करने में ही सर पूरा टाइम निकल गया, और ये सब रह गया। मतलब स्केड्यूल क्या रहता था? स्केड्यूल के बाद तुम्हें कुछ टाइम मिलता था कुछ करने के लिए? सर स्केड्यूल के बाद मेजरली फर्स्ट सेमेस्टर में तो परेड प्रैक्टिस एंड ऑल रहता था, मतलब पहले तो नॉर्मल PT होती थी, फिर उसके बाद वही परेड, फिर क्लासेस, फिर उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्योंकि हम नए थे तो परेड प्रैक्टिस होती थी। तो परेड प्रैक्टिस के बाद तो सर मतलब 1 ही घंटा मिलता था, फिर उसके बाद मस्टर एंड ऑल के लिए चले जाते थे, तो जनरली टाइम नहीं मिलता था। सुबह से शाम तक? हाँ यस सर, बिजी रहता था। NMD परेड का क्या सीन था? सर NMD परेड में मैं एक्चुअली सिलेक्ट नहीं हुआ था, मतलब मैं ऐसा था कि सबको सिलेक्ट कर लिया था, फिर उसके बाद ऐसा था मैं एक्स्ट्राज में था। अगर कोई जैसे सिक वगैरह हो जाता है तो मैं वहाँ पे एज अ कैमरामैन गया था, तो मैंने अपने फ़ोन से मतलब वो NMD पूरा शूट किया था अपने कॉलेज का। तो वो शूट किया था, फिर उसके बाद वो शायद वेबसाइट पे भी अपलोड हुआ था बाद में, तो वही उसके लिए गया था। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस NMD के लिए कुछ अलग ही था? हाँ मेरा सर अलग ही था, मतलब मैं सबको देख रहा था कि सब कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और कैसे उन्होंने एमेट IST को रिप्रेजेंट किया। तो थैंक्स टू आवर ड्यूटी ऑफिसर कि उन्होंने हमें इतना स्ट्रिंजेंट कर दिया था, मतलब इतने अच्छे से हम लोग विद इन अ मंथ आई गेस, हम लोग से नए गए थे, विद इन अ मंथ उन्होंने हमें ट्रेन किया, फिर उसके बाद हम NMD के लिए भी गए, तो काफ़ी अच्छा था। और हमारा वहाँ पे प्लाटून मतलब अलग ऐसे दिख रहा था, विजिबल था कि एमेट IST के स्टूडेंट्स यहाँ कुछ हैं। तो मुझे तेरे से ना 2 क्वेश्चन बहुत ज़रूरी पूछने, क्योंकि तेरी तो हमने इंटरव्यू भी शूट की थी, एक्सपीरियंस वीडियो भी शूट की थी। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने देखी है या नहीं देखी है, वैसे मैं आई बटन पे डालूंगा ज़रूर। लेकिन वो जो तेरी वो फैट टू फिट वाली जर्नी है, ठीक है, उसमें तो तू गोलू मोलू बच्चा है, तो वो फैट टू फिट वाली जर्नी है, वो मतलब कैसे? फैट टू फिट तो सर मतलब जब मैं यहाँ पे आया था मतलब प्रिपेयर करने के लिए, तो मेरा वेट अराउंड 88 kg था। तो फिर शायद फिर आपसे मिले थे, तो फिर उसके बाद आपने थोड़ा गाइड किया था, मतलब कि कैसे कैसे थोड़ा वेट लॉस वगैरह करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे जिम था, मतलब पहले तो मतलब सेकंड फ्लोर पे जिम था, फर्स्ट फ्लोर पे कोचिंग था। तो फिर उसके बाद मुझे लगता था कि मेरा वेट ज़्यादा नहीं, मुझे पता नहीं था कि मेरा वेट 88 है जब मैं यहाँ पे आया था। तो मैं सबको बताता था कि 75 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 78 तक होगा।
तो मतलब जो दोस्त थे वो कह रहे ऐसा हो ही नहीं सकता, तो जबरदस्ती मुझे जिम लेके गए। फिर उसके बाद मैंने वहाँ वेइंग स्केल पे जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि 88 है। तो मैंने देखा तो मैं देखते रह गया कि सर 88 कैसे हो सकता है मतलब इतना तो पापा का भी नहीं है। तो मैंने देखा कि 88 है। फिर उसके बाद मैंने सेम डे से फिर जिम ज्वाइन किया। बस फिर उसके बाद तरुण सर थे वहाँ पे, उन्होंने फिर ट्रेन किया पूरा, मतलब हाँ सर। फिर उसके बाद 6 मंथ्स, हाँ उसके बाद जब मैं यहाँ से गया था तो मेरा 70 हो गया था। मतलब काफी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन रहा है तेरा। यस सर। ठीक है। कुछ दिन पहले ही हमने इंटरव्यू शूट किया था, ऐसे सेम पॉडकास्ट शूट किया था प्रशांत का। यस सर। तो प्रशांत का जो लाइफ का एक बहुत बड़ा, मतलब मुझे लगता है आज तक जितने भी स्टूडेंट मेरे हर जगह पर गए हैं उनमें से एक अजीब तरीके का एक्सपीरियंस था गो कार्टिंग वाला। और वो शायद बहुत अनफॉर्चुनेट भी था क्योंकि उसको ही इतनी चोट आई कि वो आईसीयू में चला गया सीधा। तो तुम्हारा उसमें क्या रोल था? मतलब तुम थे गो कार्टिंग के टाइम पे, गो कार्टिंग के बाद में क्या सीन था वहाँ? सर ऐसा हुआ था कि हम लोगों का STCW कोर्स चल रहा था। तो उसमें क्या होता है कि सैटरडे संडे ऑफ था शायद, तो हमने प्लान किया कि शोरली तो मिलती है, तो हमने प्लान किया कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं। कुछ मतलब ऐसा सच प्लान नहीं था कि हम लोग कुछ एडवेंचरस करेंगे, और कॉलेज भी ऐसे रिकमेंड नहीं करता कि ऐसा कुछ करना चाहिए, या फिर किसी भी चीज में ऐसे ड्राइविंग और वगैरह, मतलब उसमें लिखा है गाइडलाइंस में कि ऐसे कहीं ड्राइविंग में। लेकिन मुझे लगता है तुम लोगों को आइडिया भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। यस सर, मतलब इतना हमने एक्सट्रीम सोचा नहीं था क्योंकि गो कार्टिंग तो बेसिक चीज है। बेसिक चीज होती है। तो इसलिए फिर हमने प्लान किया, संडे को हमारे पास टाइम था तो हम लोग गए वहाँ पे गो कार्टिंग में। फिर उसके बाद ऐसा था कि सब 3, मतलब हम लोग ज्यादा थे काफी, तो ऐसा था कि 3 राउंड्स थे। तो पहला राउंड सबका सही गया, अच्छा गया। फिर उसके बाद सेकंड राउंड में मैं था और प्रशांत था मेरे साथ, और बाकी और भी थे। तो फिर उसके बाद फर्स्ट राउंड सही गया, सब स्मूथ था। फिर उसके बाद मैंने सेकंड राउंड में जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि प्रशांत एक साइड में, मतलब वो कोलाइड हो गया किसी चीज से। तो मुझे लगा नॉर्मली है, ठीक है। फिर हमने अपने राउंड्स वगैरह कंप्लीट किए। फिर उसके बाद में देखा तो वो थोड़ा उसको इंजरी आ गई थी, मतलब ऐसा था कि इंटरनल इंजरी थी, तो ऐसे एज सच विजिबल नहीं थी। ओके। हाँ, तो हमें लगा कि नॉर्मली होगा, ठीक है, एज सच कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद सर हमने सोचा कि क्या ही कर सकते। फिर उसके बाद हमने नियरेस्ट हॉस्पिटल देखा कोई। एक तो सर वहाँ पे थोड़ा ये है कि लैंग्वेज बैरियर वाली चीज़ आ जाती है। तो वहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल जाना, फिर उनसे ऐसे बात करना, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेजरली लोगों को ऐसा भी होता है कि इंग्लिश नहीं आती है। अब हम तो सिर्फ इंग्लिश में ही कन्वर्स कर सकते हैं, हिंदी उनको आती नहीं है। तो हमने इंग्लिश में जितना भी पॉसिबल था वो किया। फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि मतलब एक्सरे वगैरह कराना पड़ेगा, और संडे को जनरली एक्सरेज नहीं होते। तो फिर उसके बाद हमने ये सोचा कि बेस्ट यही है कि हम लोग कॉलेज चले जाते हैं, फिर वो फर्दर असिस्टेंस जो भी होगा वो प्रोवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद कॉलेज ने फर्दर असिस्टेंस प्रोवाइड किया। फिर उसके बाद उन्होंने इमीडिएट हॉस्पिटलाइज कराया उसको। ओके। यस सर। तो वहाँ पे अटेंडेंट कौन था? तुम थे अटेंडेंट में? हाँ सर, फर्स्ट डे तो मेरे रूममेट हैं वो गए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे एज अ रिप्लेसमेंट मैं गया था। फिर लास्ट तक, मतलब डिस्चार्ज होने तक मैं ही था वहाँ पे। यस सर। तो वो एक्सपीरियंस, मतलब मैं फर्स्ट टाइम ऐसे हॉस्पिटल गया था। मैं उससे पहले कभी हॉस्पिटल नहीं गया मतलब मैं खुद एज अ पेशेंट भी नहीं और एज अ अटेंडेंट भी नहीं। तो वहाँ पे सब कुछ मैनेज करना, ये भी सर एक नया लाइफ लेसन है, मतलब अकेले रहना जैसे आगे शिपिंग में, तो इसलिए वो वहाँ पे सब वो इंडिपेंडेंटली संभालना वो सब। जैसे आजकल कई सारे बच्चे, अभी किसी का ही मेरे पास कॉल आ रहा था थोड़ी देर पहले, वो बोल रहा था कि सर मैं मुंबई में रहता हूँ और कॉलेज भी मुझे अगर महाराष्ट्र में ही मिल जाए, मुझे गुजरात में जाना पड़े या मुझे इधर यूपी ना आना पड़े, नोएडा ना आना पड़े, तो ऐसा हो सकता है क्या? तो मतलब मेरे हिसाब से तो मर्चेंट नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटालिटी ही खराब है, ठीक है। लेकिन अब जैसे आप बाहर निकल करके जाते हो, अभी आप हो यूपी से, यस सर, और आप गए हो चेन्नई, यस सर, जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर तो है ही है, कल्चरल भी काफी सारे डिफरेंसेस हैं। हाँ यस सर। तो क्या तुमने क्या फेस किया, क्या अच्छा था, क्या खराब लगा? सर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो जो ये था, मतलब अच्छा ही था, क्योंकि सब कुछ नया था वहाँ पे। तो एज सच ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे शिप का कॉन्ट्रैक्ट होता है 6 महीने का, तो वही सेम एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि बीच में कोई भी लीव्स वगैरह नहीं थी। उसमें सिर्फ हमें सेमेस्टर ब्रेक मिला था, वो 15 डेज का। तो मतलब हम लोग पेरेंट्स से भी बिल्कुल, पेरेंट्स मतलब छोड़ने गए थे कॉलेज में, फिर उसके बाद हम लोग सेमेस्टर ब्रेक में ही घर गए थे। तो वही पूरा फील हुआ था कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके आए हैं पूरा, जैसे 6 मंथ्स का स्पैन होता है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके आए हैं। और सर वहाँ पे एक्सपीरियंस तो अच्छा था, क्योंकि मेजरली कैंपस में तो नॉर्थ इंडियंस ही थे, तो फूड एंड ऑल तो सब वही था। मतलब ऐसा नहीं था कि साउथ में बाहर जाकर के प्रॉब्लम। हाँ सर, बाहर जाके वैसे भी कॉलेज रिकमेंड नहीं करता था कि बाहर से कुछ खाओ वगैरह, क्योंकि वहाँ पे वही है कि वो वही रीजन, हाइजीन, यस सर, वो हाइजीन रीजंस और वो सब, इस वजह से। तो और कॉलेज में खाना वगैरह अच्छा था, तो हम लोग वहीं पे। यस सर। अच्छा, जैसे अब कई बच्चे, मतलब आजकल की तो जनरेशन मैं मानता हूँ पैम्पर्ड जनरेशन है थोड़ी सी, घर वाले जल्दी से अपने से दूर भेजते नहीं है। yes, लेकिन अब जैसे तुझे छोड़ने के होंगे तेरे पेरेंट्स, तो अलग होने के बाद, मतलब मुझे ऐसा लगता है जब मैं 2004 में मैंने NIT ज्वाइन किया था, yes, तो मेरे साथ के बच्चे उस टाइम पे रो रहे थे
बेचारे बहुत दूर आ गए, रो रो करके फोन पे, तब तो मोबाइल होता था हाँ, नहीं, yes, sir. तो बेचारे वो लैंडलाइन फोन पे रोते रहते थे पीसीओ में लाइन लगा करके। तो तुम्हारे यहाँ क्या था, कैसा सीन है? नहीं सर, कुछ बदलाव ऐसा है? ऐसा ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो लोग इसलिए मतलब चिल्ड आउट थे क्योंकि उन्हें पता था प्रशांत और मैं साथ में गए थे, तो हम लोग यहाँ पे पहले से साथ में थे। तो ये चीज थी कि वो उसके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स साथ में ही मतलब हम लोगों को छोड़ने गए थे, तो उनको ये था कि अगर इसको कुछ होगा तो ये देख लेगा और बाकी मतलब हम दोनों साथ में मैनेज कर लेंगे। तो ऐसा इतना कुछ नहीं था कि सब नए हैं तो वो मैनेज और हो वैसे गया। देख भी लिया तुमने वहाँ पे? हाँ, यस सर, यस सर, ठीक है। अब जैसे चलो एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यस सर, डीएनएस पहुंच गए हो, यस सर, ठीक है, थोड़ा सा तो लाइफ में स्टेबिलिटी आई होगी, यस सर। तो गर्लफ्रेंड बनी अभी तक कि नहीं बनी? सर अभी तक एज सच तो कोई नहीं है, मतलब ऑफिशियली कोई नहीं? नहीं ऑफिशियली सर कोई नहीं। फ्रेंड्स हैं? हाँ फ्रेंड्स हैं। तो जब ऐसे रहते हो, सपोज करो, मतलब या तुमने देखा भी होगा, तुम्हारे दोस्त होंगे, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि नाम लो, लेकिन तुमने देखा होगा वो बेचारे कैसे हैंडल करते हैं ये सारे रिलेशनशिप्स एंड ऑल? नहीं वही है सर कि मैनेज करना पड़ता है, मतलब मैनेज करना पड़ता है। वही है कि उसमें मतलब फाइट्स वगैरह तो बहुत होती हैं, मतलब जनरली वो लोग लड़ते ही रहते हैं, क्योंकि वही है सर, डीएनएस में टाइम नहीं मिलता है। अब वो दूसरे एंड पे भी उसको समझना चाहिए, अगर वो रिलेशनशिप में है तो उसको भी ये कंसिडर करना पड़ेगा कि हाँ अगर टाइम नहीं है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो रिलेशनशिप का सच कोई फायदा नहीं है। ये तो बात बिल्कुल सही है, Yes. मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ। अब एक चीज़ और ये तो मुझे लग रहा है कि जितनी भी जनता डीएनएस करने के लिए जा रही है या जो डीएनएस और बीएससी में कंफ्यूज रहते हैं, तो अभी इसने बताया कि बीएससी को कंप्रेस करके डीएनएस बना दिया गया। यस सर। सब्जेक्ट्स जो तुम पढ़ते हो, नेविगेशन वाले सब्जेक्ट, वो yes, कौन sir. कौन से होते हैं और क्या उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है? सर एज सच की अगर आप बेसिक से स्टार्ट करो तो 11-12 से तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। वो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सब कुछ बेसिक से। नेविगेशन होता है, नॉटिकल वॉच कीपिंग है, मेट्रोलॉजी, ऐसा सब कुछ ही नया है, तो आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसे लाइटली ले लोगे तो फिर वो सेकंड सेमेस्टर में कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो फिर आप एडवांस लेवल पे शिफ्ट कैसे करोगे? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि डिफिकल्टी लेवल क्या है। जैसे अगर हम लोग 11th-12th की बात yes, करें या प्रिपरेशन की बात करें, तो उससे ज्यादा डिफिकल्ट है या आसान है? नहीं सर, एज सच में ये तो नहीं बोलूंगा कि डिफिकल्ट है, वो डिपेंड करता है। अगर आप स्टार्टिंग से बेसिक अगर आपका क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी बात। मतलब कंटेंट ज्यादा है लेकिन इजी है? हाँ कंटेंट ज्यादा है लेकिन इजी है सर, वही है, लेकिन आपको बेसिक से कवर अप करना पड़ेगा तभी वो आप ऑफ कोर्स बेसिक के बिना तो कोई भी काम नहीं हो सकता। 11th-12th में भी वही है, अगर 11th के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो 12th में फिर दिक्कत आती है, तो वही सेम चीज है सर, बस ये है कि सब्जेक्ट्स थोड़े ज्यादा थे और बुक्स भी आई गेस 21 के अराउंड थी। तो अब जैसे पूरे दिन कॉलेज चल रहा है, yes, तुम लोगों को किसी ग्रुप में भी डाल देते होंगे, कोई स्पोर्ट्स वाला है या ये परेड है। यस सर। स्टडी कैसे मैनेज करते थे वहाँ पे? स्टडी सर मैनेज मतलब जनरली तो हम लोग यही प्रेफर करते थे कि कॉलेज आवर्स में ही पढ़े, मतलब क्लासेस में ही ज्यादा चंक कवर हो जाए, फिर उसके बाद रिवाइज करने का टाइम होता नहीं, और जब तक एग्जाम्स नहीं होते तब तक मन भी नहीं करता है रिवाइज करने। हाँ, ये तो जब तक सर डेडलाइन नहीं होती तब तक हम लोग पढ़ते नहीं थे। तो ऐसा है कि अगर हमें पता है कि नेक्स्ट वीक से एग्जाम है तो हमें पता है कि नेक्स्ट वीक कौन सा एग्जाम है, लेकिन हम लास्ट डे ही पढ़ते थे, वो वाला सब्जेक्ट तो लास्ट डे ही पढ़ते थे। तो फिर वो कवर अप करना ऐसा होता था कि बहुत बार ऐसा भी हो जाता था सेमेस्टर एग्जाम्स में कि हम लोग सोए ही नहीं है। हाँ, तो अब मैं यही बोल रहा हूँ, जैसे अब तुम यहाँ पे हो, Yes, मैं तुम्हें बोलूंगा कि अब 6 महीने पहले जाओ या 8 महीने पहले जाओ, Yes, sir. अपने आप को कुछ सजेस्ट करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारा ये सारी चीजें स्मूथ चले। हाँ यस सर। हाँ, क्या सजेस्ट करोगे? मतलब 6 महीने पहले अगर जाऊँ तो ऐसा ही बोल सकता हूँ कि सर मतलब अगर पहले से पढ़ते, डेली बेसिस पे अगर कवर अप करते तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन सर ऐसा भी नहीं है, मतलब एक दिन में पढ़ के भी वो हो गया, लेकिन बेसिक्स क्लियर थे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक दिन में हो गया। मतलब हम लोग क्लासेस में रहते थे, क्लासेस मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब कि क्लासेस छोड़ दी, क्लासेस वगैरह अटेंड करते थे, बस डेली बेसिस पे खुद नहीं पढ़ते थे। तो वो ये था कि बेसिक्स क्लियर है और क्लास में डेली बेसिस पे चल ही रहा है तो वो सब पढ़ते रहते थे। तो मतलब कंसिस्टेंटली पढ़ते रहोगे तो हाँ, लास्ट नाइट फाइट भी चल जाती है। हाँ मतलब लास्ट नाइट फाइट तभी चलेगी जब आपके बेसिक्स क्लियर हो, तब आप वहाँ पे ये नहीं देख सकते कि वो आइडेंटिटी का कैसे होता है, वो सब चीजें नहीं देख सकते, वो आपको पता होनी चाहिए तभी। उसमें ऐसा है कि फॉर्मूला पता है आपको, बस अप्लाई करना है। ये नहीं कि फॉर्मूला क्या होता है वो लास्ट नाइट नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक चीज और, जैसे अब अपने जो ये IMU CT वाले बंदे हैं, अब तो तुम कई लोगों के साथ कॉल पे बात भी कर रहे हो और यहाँ पे काफी कुछ तुमने हैंडल भी किया है। यस सर। तो जो ये बंदे हैं जो IMU CT प्रिपेयर कर रहे हैं आज के टाइम पे, जिनको रैंक काफी पीछे मिल रही है, लेकिन उन लोगों के पास मतलब जैसा मेरा आइडिया है कि कई सारे बच्चे जिनकी रैंक बहुत अच्छी है उनको भी नहीं पता IMU CT स्पॉन्सरशिप क्या है, जिनकी बहुत खराब है उनको भी नहीं पता। एक क्राउड है बीच वाला जिसको कुछ कुछ चीजें पता है तो वो सॉर्टेड है। तो इन लोगों के लिए तुम्हारा क्या मैसेज है, जो बहुत ही आगे है या फिर जो बहुत ही पीछे है? मतलब मैसेज तो सर यही है कि अगर वो किसी
कोच से गाइडेंस ले तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि ऐसा होता है कि मेजरली तो ऐसा भी होता है कि कुछ रिलेटिव्स कुछ बता देते हैं कि नहीं ये नहीं करना है, और कुछ लोग मिसगाइड कर देते हैं, जैसे फोन कॉल्स वगैरह अब काफी होते हैं। तो इसलिए अगर हम भी जैसे अपने एंड से कॉल करते हैं तो उनको पहले तो पेरेंट्स को भी यही लगता है कि ये कोई फ्रॉड ही कॉल कर रहा है, ये कोई कॉलेज से कॉल तो नहीं आया है, ये डायरेक्टली स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, कोई कॉलेज में डायरेक्टली एडमिशन हो रहा है, कुछ कोई बता रहा है कि इतने पैसे दे दो तो ये शिप पे चढ़ा देंगे। तो वो सब चीजों से बचने के लिए ये है कि आप किसी कोच को फॉलो करो, या फिर एज सच आपके रिलेटिव्स में कोई हो तो आप जिसको फॉलो कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए कि आप किसको फॉलो कर रहे हो। ये नहीं कि आप ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो कर रहे हो यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे भी। तो मेरे पास एक मैसेज अभी कल से वो लड़का बात कर रहा है, तो बोल रहा है कि सर मेरी मम्मी ने आपसे बात करी थी और डीएनएस में मेरा हो नहीं पा रहा है, तो मैं जीपी रेटिंग ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला कि नहीं जीपी रेटिंग मत ज्वाइन करो, प्लेसमेंट रिकॉर्ड खराब है उसका, नहीं सर कोई पॉइंट नहीं। तो वो बोल रहा है कि सर फॉर मी टाइम इज मनी, सो आई एम गोइंग टू ज्वाइन जीपी रेटिंग। तो मैंने बोला जीपी रेटिंग इज वेस्टेज ऑफ मनी, क्योंकि वहाँ से तो ग्रो कर पाना ना बहुत मुश्किल काम है। मतलब कई लोग मुझे इस चीज़ के लिए कमेंट सेक्शन में गालियाँ बकते रहते हैं, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि 100 में से 3 बंदे ले आओ, 5 ले आओ, चलो जो ग्रो कर गए हो। ग्रो करते हैं, बहुत कम ग्रो कर पाते हैं। ग्रो करते हैं सर, वही है कि बहुत कम चांसेस है और बहुत ज्यादा आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा भी है कि जो जीपी रेटिंग से ऑफिसर या फिर मतलब कैप्टन तक भी गए हैं, लेकिन वही है कि वो बहुत कम है, तो आप उस परसेंटेज पे नहीं जा सकते। और आप डीएनएस के परसेंटेज देखोगे कि कितने ऑफिसर्स हैं, तो उसमें आप डीएनएस प्रेफर करोगे तो ज्यादा बेटर है। एंड मुझे लगता है कंपनीज भी जो डीएनएस का कैंडिडेट है उसको पहले प्रेफरेंस देगी, ना कि जीपी रेटिंग। हाँ यस सर, ऑब्वियसली है ना, यस सर। वो पहले होता था, क्योंकि पहले जनरली ऐसा होता था कि ऑफिस मतलब डीएनएस कोर्स नहीं था, बीएससी था, तो ऑफिसर्स को मतलब बनने में भी टाइम लगता था, एजुकेशन थोड़ा लंबा था, जैसे 3 ईयर का मतलब 3 साल का स्पैन लगता था, उसके बाद फिर ऑफिसर होगा, तो इस वजह से वो जीपी रेटिंग वाले को प्रमोट कर देते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ है मेरे दिमाग में अभी बात करते करते आई ये बात कि जैसे मैंने कई सारे बच्चों को देखा है कि जब हम बात करते हैं, उनसे बात करते हैं तो बोल रहे हैं कि सर मेरी 8000 रैंक है, पीसीएम मेरा 68 है, 69 है, तो मैं सजेस्ट कर देता हूँ कि हाँ फेब बैच के लिए जा सकते हो, या अगर किसी की रैंक बहुत ही ज़्यादा पीछे है, पीसीएम खराब है, तो मैं बोल देता हूँ कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए जा सकते हो। तो अब जैसे कोई बंदा है जिसकी रैंक पीछे है या पीसीएम ठीक नहीं है, मतलब एक तो कैटेगरी वो हो गई कि रैंक अच्छी है, पीसीएम अच्छा पढ़ करके लेकर के आया, उसको तो अपन कुछ सजेस्ट ही नहीं करते, उसको तो हम ये बताते हैं कि हाँ भाई तुम्हें क्या क्या कॉलेज मिल सकता है। लेकिन एक बच्चा जिसको गाइडेंस की जरूरत है, जिसको हम गाइडेंस सजेस्ट करते हैं, पर फिर भी वो अपना टाइम बर्बाद करता है। मैं तुमसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम ज़्यादा दूर नहीं हो, तुम मिले होगे कई ऐसे लोगों से, तो इसके पीछे का मतलब क्या साइकोलॉजी क्या होती है कि अपनी रैंक भी नहीं है, अपना परसेंटेज भी नहीं है, और अपन डिसिप्लिन भी नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेटर है प्रॉपर, हर एक चीज़ को टालते रहते हैं, फिर ये वाला कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि हम निकाल ही देंगे? भाई ये सर ऐसा कह सकता हूँ मैं, तो अभी वो अपने करियर को लेके इतना सीरियस नहीं है। उनको वो अभी इतने लीनियंट है, मतलब उनको रियलाइज नहीं हो रहा है कि ये बाद में जाके कितना अफेक्ट करेगा। क्योंकि आजकल अगर देखें तो प्लेसमेंट्स अच्छे रेप्यूटेड कॉलेजेस से भी नहीं मिल रहा है। मैं जनरल बता रहा हूँ सर, ऐसे बीटेक बीएससी भी अगर आप कर लोगे तो भी प्लेसमेंट इतने कम है, और यहाँ पे आपको पहले से प्लेसमेंट मिल रहा है, तो आप इतने लीनियंटली उसको एक्ट कर रहे हो, उसको कंसिडर नहीं कर रहे हो। अब इतना हम लोग बता रहे हैं कि ऐसे होता है प्रोसीजर, तो उसको अच्छे से सुन नहीं रहे हो, ओवर रूल कर रहे हो, मतलब ऐसे सीरियस नहीं ले रहे हो, तो वो फिर आपको इफेक्ट करेगा बाद में। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग तो बाद में, जैसे सपोज करो कि कोई बंदा ऐसे मर्चेंट नेवी में सेलेक्ट हो भी गया, तो कुछ जो भाग जाते होंगे ये उन्हीं में से एक होते होंगे। हाँ ये सर कह सकते हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा लगा बात करके, काफ़ी मज़ा आया। दूसरी बात ये कि तुमने यहाँ पे जो टाइम निकाला हमारे साथ में, काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई और काफ़ी बच्चों को काफ़ी अच्छी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी मिली है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इन फ्यूचर जैसे ही टाइम मिले फटाफट हमारे पास आ जाना, और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। तुमने देखा होगा तुम्हारे टाइम से लेकर के अभी तक में, हाँ ये तो बताओ यार, ये तो पूछा ही नहीं मैंने मैं अपना प्रमोशन क्यों नहीं करूँगा। ये बताओ कि तुमने अपने टाइम के बाद आप देखा इंस्टीट्यूट, क्या डिफरेंसेस दिखाई पड़ा है? तो जब मैं सर इंस्टीट्यूट में आया था तब तो आई गेस 2 ही फ्लोर थे। मतलब 2 फ्लोर थे, उसमें भी एक जो फ्लोर था फर्स्ट फ्लोर, वो भी पूरा हमारे पास नहीं था। मतलब 2 शॉप्स थे, 2 शॉप्स ही थे, उसमें एक क्लासरूम था, मतलब हाँ एक ही क्लासरूम था मेजरली, तो एक क्लासरूम था, एक रिसेप्शन था, और उसके पीछे एक सेल्फ स्टडी रूम था, मतलब उसको कह सकते हैं काइंड ऑफ सेल्फ स्टडी। तो एक ही क्लासरूम था और एक ही बैच था शायद, मतलब नहीं 2 बैच थे, पर उसी सेम क्लासरूम में सब कुछ कंडक्ट होता था। हाँ तो वही था सर। और हमारे बैच में भी स्ट्रेंथ थी आई गेस 23 टोटल। एफबीएस जो स्पॉन्सरशिप बैच था उसमें 23 थी स्ट्रेंथ, और जो IMU CT था उसमें भी शायद 40 के अराउंड थे। हाँ तो टोटल इतना ही था सर। ऑफलाइन में तो खैर अपनी स्ट्रेंथ इतनी रहती है, ऑफलाइन में जनरली जैसे ऑनलाइन में बढ़ जाते हैं बच्चे, हम लोग ऑफलाइन में तो 40 रखते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, इन टर्म्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, क्या तुम्हें देखने को मिला? अब तो जैसे मैंने यहाँ पे विजिट किया तो
पहले तो मुझे मिल ही नहीं रहा था कि कहाँ पर है, क्योंकि पहले जो फर्स्ट फ्लोर था वो हॉस्टल में कन्वर्ट हो गया है। हाँ। फिर उसके बाद मैं सेकंड फ्लोर पे आया तो मैंने एकदम ऐसे लैविश रिसेप्शन देखा। फिर मैंने देखा हाँ ये लाइफ एक्स ही है, अपना वही पुराना लाइफ एक्स। तो फिर उसके बाद देखा कि सब कुछ एनहांस हो गया है, मतलब क्लासरूम सब 3 क्लासरूम्स हैं, पहले एक ही क्लासरूम था, फिर उसके बाद अब कंसेक्यूटिव 3 बैचेस हैं एट अ टाइम, और ऑनलाइन तो है ही, मतलब 3 क्लासरूम्स हैं फुल फ्लेज, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन दोनों कंडक्ट कर सकते हैं। और रिसेप्शन भी अलग है, रिसेप्शन भी काफ़ी स्पेशियस हो गया पहले से अगर कंपेयर करें, और फैकल्टी भी अब सब सब्जेक्ट्स की अलग अलग है। पहले तो सर ऐसा था कि शायद विजिटिंग फैकल्टी थी, हाँ, तो अब तो पर्टिकुलर तुम्हारे टाइम में जैसे रीटा मैम और कीर्ति मैम, हाँ रीटा मैम और कीर्ति मैम थे, और वो उसमें भी बिजी रहते थे, मतलब वो मार्केटिंग में भी थे, तो इंटरव्यू में भी काफी ज्यादा रोल प्ले किया था। तो अब तो मतलब मार्केटिंग की टीम अलग है, फिर उसके बाद इंटरव्यू की टीम अलग है, और फैकल्टी अलग है, तो वो सब काफ़ी मैटर करता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे आपने कहा, तो उसके लिए तो आप हैं ही सर। वो मर्चेंट नेवी सुपर ह्यूमन मतलब एक मेजर चीज़ थी, जो ये जो डेवलपमेंट दिख रहा है आपको तब से अब तक, तो वो उसने मेरी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले किया, वहाँ से मुझे यहाँ तक लाने में। वैसे इस बार मर्चेंट नेवी सुपर ह्यूमन हम लोग बैच स्टार्ट होने से पहले ही कर रहे हैं। बैच स्टार्ट बाद में होगा, पहले हम 3 दिन मर्चेंट नेवी सुपर ह्यूमन करने वाले हैं। कुछ तो सर भाग जाएंगे, नहीं भी पॉसिबल, क्योंकि कई लोग इतना डीपर लेवल पे नहीं जा पाते, अपने बारे में सोच ही नहीं पाते। बट हमें ये काम करना है कि इंसान वहाँ पे जाने से पहले, मर्चेंट नेवी में घुसने से पहले, उसके बारे में सोचने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करे, सेल्फ एनालिसिस करे, मोर ओवर अपना माइंडसेट बनाए, बिलीफ सिस्टम बनाए, अपनी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पे काम करे, तब आगे जाए। तो ये हमारा टारगेट है। अगर सर ट्रांसफॉर्म करना है तो ऑफ कोर्स ये तो करना ही पड़ेगा। सो अक्षत, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर, एंड जल्दी से तुम्हें शिप मिलने वाली है, वैसे तो जल्दी शिप पे पहुंचने वाले हो, लेकिन जब तुम नेक्स्ट टाइम आओगे तो हम फिर से एक बार मिलेंगे।